प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.5 को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 3.5 से संबंधित जो हमारे उदाहरण बच गए हैं उन उदाहरणों को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे बहुत आसान हैं, एक बार में ही आप सारे के सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। तो उदाहरण 14 दिया है, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत ₹46 है। मतलब यहाँ पे अगर हम बेंगलोर के बस स्टैंड पे खड़े हैं और उस बेंगलोर के बस स्टैंड से 2 टिकट अगर हम मल्लेश्वरम के और 3 टिकट अगर हम यशवंतपुर के खरीदते हैं तो हमको जो लागत है, हमको जो खर्चा आता है वो है ₹46। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत ₹74 है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से, यहाँ से लिख देते हैं, बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो हमको ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया, और बस स्टैंड बेंगलोर का है तो हम सिंपली मान लेते हैं, मान लो बस स्टैंड से, अब ऐसा भी लिख सकते हैं, बेंगलोर बस स्टैंड से लिख देते हैं, बेंगलोर बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया इसको मान लेते हैं ₹X, ठीक है, इसको मान लिया हमने, तथा बेंगलोर बस स्टैंड से बेंगलोर बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना है, ₹Y। इसको हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। अब प्रश्न में क्या कहा है कि 2 टिकट मल्लेश्वरम के, देखो एक टिकट का किराया ₹X है, तो 2 टिकट का किराया कितना होगा, 2X, तथा मतलब प्लस 3 टिकट यशवंतपुर के। अब 3 टिकट, एक टिकट का किराया ₹Y है यशवंतपुर के लिए, तो 3 टिकट का कितना होगा, 3Y, और कुल लागत कितनी रखती है, ₹46। ठीक है। अब यहाँ रुपये इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये 2X, ये भी रुपये है, ये भी रुपये है और ये भी रुपये है, तो दोनों तरफ रुपये से रुपये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक रैखिक समीकरण बन जाएगा, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आप दूसरा रैखिक समीकरण बना सकते हो। ठीक है, हमको यहाँ पे प्रश्नावली 3.5 से संबंधित क्वेश्चंस करना है और इनमें हम लगा रहे वज्र गुणन विधि, तो हम इसको चाहे तो 46 को इधर पक्षांतरण करके बराबर 0 कर सकते हैं, क्योंकि वज्र गुणन विधि, यहाँ पे कहीं विधि पूछा नहीं है कि कौन सी विधि लगाना है। पेपर में आएगा तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विधि का नाम पूछा ही नहीं है। यहाँ तो आप प्रश्नावली में दिख रहा है आपको, इसलिए आप कह सकते हो कि वज्र गुणन विधि, लेकिन पेपर में जब एक क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ थोड़ी ये इतना कर पाओगे कि ये कौन सी प्रश्नावली का है। वहाँ पे तो आप, आपके दिमाग में जो विधि आएगी, विधि नहीं बोला तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम बाद में कर लेंगे उसको, इसको अभी रहने देते हैं। तो पुनः प्रश्नानुसार लेते हैं। पुनः प्रश्नानुसार तो हम दूसरा इससे बना लेते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोला आगे, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के, 3 टिकट, अब एक टिकट का किराया ₹X है तो 3 टिकट का कितना होगा, 3X, 3 टिकट मल्लेश्वरम के और मतलब प्लस 5 टिकट यशवंतपुर के,
एक टिकट का y किराया है तो 5 टिकट का 5y के खरीदे तो कुल लागत ₹74 है। तो यहाँ आएगा 74, समीकरण नंबर 2 नाम देंगे इसको। ठीक, अब दो रैखिक समीकरण हमारे बन गए हैं। अब सिंपली हमको क्या करना है, x और y के मान निकालना है और मान निकाल कर हमको ये बता देना है कि मल्लेश्वरम का किराया कितना है और यशवंतपुर का किराया कितना है। बहुत आसान है, हम कर सकते हैं। आप खुद भी कोशिश करके देखें, इसके आगे आप खुद आगे बढ़ा के देखिए इसको, जहाँ रुक जाए तो वीडियो को आप स्टार्ट करके देख लीजिए। तो पहले समीकरण 1 और 2 को बराबर व्यवस्थित कर लेते हैं। समीकरण 1 से यहाँ क्या आएगा, 2x प्लस 3y, पक्षांतरण करते हैं -46 बराबर 0। समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से 3x प्लस 5y -74 बराबर 0। ये आ गए दो रैखिक समीकरण हमारे बराबर 0। वज्र गुणन विधि लगाने में ये बात हमेशा ध्यान रखना है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि वज्र गुणन विधि जब भी आप करेंगे तो बराबर 0 होना ही चाहिए। अब हल करना आसान है तो हम लिख देते हैं वज्र गुणन विधि से लिखेंगे x बटे -y बटे और 1 बटे। ठीक, अब x का मान ज्ञात करना है तो इसको हम छुपा लेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 3 का गुणा करेंगे -74 के साथ। तो आप गुणा सिंपली अलग से करके देख सकते हैं। हम भी यहाँ गुणा करेंगे तो पहले लिख लेते हैं, बड़ा गुणा है तो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, -3 का गुणा -74 में करेंगे, -3 का गुणा -74 में करेंगे, फिर सूत्र के अनुसार माइनस आएगा और 5 का गुणा करेंगे -46 में। तो यहाँ लिखते हैं 5 गुणा -46। अब यहाँ गुणा नहीं लगाएंगे तो गुणा होता ही है, यहाँ पर भी गुणा नहीं लगाया तो गुणा होता ही है। y का मान ज्ञात करना है, इसको छुपा लेंगे, 2 का गुणा करेंगे -74 में, तो 2 गुणा -74, माइनस लगाएंगे सूत्र के अनुसार, 3 का गुणा करेंगे -46 में, तो यहाँ आएगा 3 गुणा -46। फिर हमको एक है अचर, इनको छुपा देना है, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो ये होगा 10, फिर -3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये होगा 9। इस तरह से ये हो गया। अब आगे इसको हल करते हैं, x बटे, अब माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस होगा और 3 का गुणा 74 में करेंगे तो 3 चौक 12 के 2, हासिल का 1, 3 7 21 22 होगा। ठीक है, यहाँ पे -3 आएगा क्या, यहाँ पर 3 ही है, माइनस नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस नहीं था तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, ये माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस होगा। अब 5 का गुणा 46 में करते हैं तो 5 30 का 0, हासिल के 3, 5 चौक 20 और 3 23 बराबर -y, इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 और 2 का गुणा 7 में करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 46 का गुणा 3 में करते 3 6 18 के 8, हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13 बराबर 1/1। ये आएगा x बटे, चिन्ह अलग अलग है, घटाएंगे, 230 में से 222 गए तो यहाँ आएगा 8, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, -y, यहाँ पे दोनों के चिन्ह अलग अलग है, घटाएंगे तो 148 में से 138 गए तो यहाँ आएगा 10 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस बराबर 1/1। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, x बटे 8 बराबर y बटे 10 बराबर 1/1। तो पहले हम इन दोनों अनुपातों को लेकर x का मान निकालेंगे और फिर इन दोनों अनुपातों को लेकर y का मान निकालेंगे। हम लिखेंगे इसीलिए x बटे 8 बराबर 1/1 तथा y बटे 10 बराबर भी 1/1। फिर ये गुणा कर लेंगे तो सिंपली आपका आंसर ही मिल जाएगा, x बराबर 8 तथा y बराबर 10। तो x हमने किसको माना था, x हमने माना था बेंगलोर बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया और y हमने माना था बेंगलोर बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया। तो x और y के मान हमारे पास आ गए हैं, तो हम सेंटेंस भी लिख लेते हैं लास्ट में। अतः
बेंगलोर बस स्टैंड, बेंगलोर बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया बराबर रुपए, एक्स का मान कितना है 8, तो 8 रुपये है, तथा ये जैसा का वैसा ही लिखना है, से यशवंतपुर का किराया बराबर y का मान 10 है तो रुपये 10। सिंपली आप समीकरण 1 और 2 में इन मानों को रखकर चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम चेक करें x का मान, ये आपका रफ कार्य है, x का मान 8 आया है और y का मान 10, तो यहाँ रखेंगे 8, 8 दूनी 16 प्लस 10 यहाँ पे आया, 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 30 बराबर 46। तो ये देखिए 30 और 16 को जोड़ेंगे तो 46 बराबर 46, मतलब हमारा आंसर सही है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, x का मान रखते हैं 8, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 24 प्लस 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 50 बराबर 74। इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 50 और 24 74 बराबर 74, मतलब हमारा जो आंसर है वह एकदम एक्यूरेट सही है। तो इस तरह से उदाहरण 14 आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम देखते हैं उदाहरण 15 को, बहुत ही सिंपल है। देखिए उदाहरण 15 क्या है, इसमें पूछा है p के किन मानों के लिए, मतलब p के ऐसे कौन से मान हैं जिनके लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है, और यह रैखिक समीकरण युग्म हमको दिया है। तो हमको यहाँ पता करना है कि p का ऐसा कौन सा मान है या p के ऐसे कौन से मान हैं जिनके लिए रैखिक समीकरण युग्म हमको जो दिया है, इस रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के कंडीशन आप जानते हैं, जब a1 बटे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2 होता है तब रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं रैखिक समीकरणों को दिया है। पहला रैखिक समीकरण है 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पर हम चाहे तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकाल के रख सकते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखना है, हमको यहाँ अद्वितीय बोला है और अद्वितीय बोलता है तो c1 और c2 की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अद्वितीय के लिए शर्त क्या होती है, a1 बटे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2। तो c1 बटे c2 की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, तो हम c1 बटे c2 की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ से आप a1 b1 c1 के मान लिख लेते हैं। a1 बराबर कितना 4, b1 बराबर p, c1 की ज़रूरत नहीं है, लिख लेते हैं 8। उसी प्रकार a2 का मान कितना होगा 2, b2 का मान 2 और c2 का मान ये भी कितना है 2। तो शर्त हमारे पास है, हम लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा यदि, प्रश्न में बोला है कि रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, और रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल कब होगा, कंडीशन क्या है, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। तो यहाँ a1 a2 b1 b2 के मान रख लेते हैं। a1 का मान है 4 बटे a2 का मान है 2 नॉट इज इक्वल टू b1 का मान है p और b2 का मान है 2। ठीक, इसको हल करते हैं, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 2 बटे 1 नॉट इज इक्वल टू p बटे 2। फिर एक गुणा कर लेते हैं, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो होगा 4 नॉट इज इक्वल टू 1 का गुणा p में करेंगे तो p। यहाँ हम इसको पलट के लिख सकते हैं, p नॉट इज इक्वल टू 4। अब इस बात का मतलब क्या है समझिए, p बराबर नहीं है 4 के, मतलब
p बराबर नहीं है 4, मतलब p का मान 4 को छोड़कर, p का मान 4 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस रैखिक समीकरण में p का मान आप कुछ भी रख लीजिए, 4 को छोड़कर, p का मान 4 को छोड़कर कुछ भी रख लीजिए, रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल आएगा। लेकिन p का मान अगर आप 4 रखेंगे तो रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे समझो इस बात को, p बराबर नहीं है 4, p बराबर नहीं 4 मतलब p का मान 4 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा p का कोई भी मान हो, p का कोई भी मान हो, रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। क्योंकि देखो थोड़ा सिंपली अगर आप समझें, यहाँ पे मैं रफली आपको बता दूँ, अगर आप p का मान 4 रखते हैं, p का मान 4 नहीं होना चाहिए, अगर आप रखते हैं तो क्या रैखिक समीकरण होगा, 4x प्लस 4y प्लस 8 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ a1 बटे a2 का मान कितना होगा, 4 बटे 2 बराबर b1 बटे b2 का मान कितना होगा, 4 बटे 2 और c1 बटे c2 का मान कितना होगा, 8 बटे 2। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर है और ये बराबर नहीं है। आगे इसको हल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और बराबर नहीं होगा ये 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसी कंडीशन कब होती है जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के। ऐसी कंडीशन तब होती है जब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इसीलिए p का मान 4 नहीं रखना है। अच्छा, p का मान 4 के अलावा आप कुछ भी रख के देख लीजिए, आप अपने मन से कुछ भी रख लीजिए। मान लो आपने p का मान 5 रख दिया तो 4 बटे 2 यहाँ आ जाएगा 5 बटे 2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते तो हमारी कंडीशन जो है वो संतुष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो बात है p बराबर नहीं है 4, मतलब p का मान 4 के अलावा कुछ भी आप रख लीजिए तो रैखिक समीकरण युग्म का कैसा हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे कि जो p का मान है, p का मान 4 को छोड़कर, मतलब 4 नहीं होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी हो, p का मान 4 को छोड़कर कुछ भी होने पर चार बस नहीं होना चाहिए, कुछ भी होने पर रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा अंडरस्टूड करना है इसको। क्या हमने बोला है कि p का मान 4 नहीं होना चाहिए, 4 के अलावा p का मान इस रैखिक समीकरण में आप कुछ भी रख लीजिए। 4 अगर रखते हैं तो 4 बटे 2 बराबर 4 बटे 2 हो जाएगा, और जब ऐसा हो जाएगा तो अद्वितीय की कंडीशन नहीं होगी। तो p का मान 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तब रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। इस तरह से उदाहरण 15 हुआ। अब हम देखते हैं उदाहरण 16 को। उदाहरण 16 है, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये दो रैखिक समीकरण दिए हैं, या ये कह सकते हैं कि रैखिक समीकरणों का एक युग्म दिया है और बोला है कि इनसे k का ऐसा मान हमको पता करना है कि जिससे रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल तब होते हैं जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये शर्त लेके हमको चलना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले तो रैखिक समीकरणों को लिख लेते हैं। दिया है पहला रैखिक समीकरण है हमारा kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0। इसको नाम देते हैं सिंपली समीकरण नंबर 1। यहाँ से a1 का मान ले लेते हैं। a1 का मान कितना है k, b1 का मान कितना है y का गुणांक 3 और c1 का मान
चिन्ह सहित लेना है माइनस, कोष्टक में k माइनस 3। दूसरा रैखिक समीकरण क्या है हमारा, 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हम a2 b2 c2 के मान निकाल लेते हैं। तो a2 का मान हो जाएगा 12, b2 का मान हो जाएगा k और c2 का मान हो जाएगा माइनस k। अब हम शर्त लगाते हैं, हम लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल, या शॉर्टकट में कहते हैं अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब होंगे, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के। मान रखना है a1 का मान है k बटे a2 का मान 12 बराबर b1 का मान है 3, b2 का मान है k बराबर c1 का मान है माइनस k माइनस 3 और c2 का मान है माइनस k। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। आगे इसको हल करते हैं, k बटे 12 बराबर 3 बटे k बराबर k माइनस 3 बटे k। तो सबसे पहले 3 अनुपात हमारे पास है, इन दोनों अनुपातों को लेकर चलते हैं। पहले हम लिखते हैं प्रथम 2 अनुपातों से, या ऐसा लिख दो प्रथम और द्वितीय अनुपातों से, प्रथम व द्वितीय अनुपातों से। किन्हीं भी 2 अनुपातों को लेकर चल सकते हैं। तो पहले हम प्रथम और द्वितीय अनुपात से लेते हैं। तो प्रथम अनुपात है k बटे 12 बराबर 3 बटे k। तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, k का गुणा k में करेंगे तो k स्क्वायर बराबर 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 36। तो यहाँ लिखेंगे k बराबर, यहाँ से वर्ग हटेगा तो ये वर्गमूल में आएगा 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6, लेकिन प्लस माइनस लिखा जाता है, प्लस माइनस 6 मतलब k बराबर प्लस 6 यानी कि 6 या k बराबर माइनस 6। तो k के 2 मान आ गए हमारे पास। तो इसमें जो 2 मान आ गए हैं, हम एक काम और करते हैं, हम इन 2 अनुपातों को भी लेकर चेक कर लेते हैं। इतना किया तो भी ठीक है, आप k के मानों को आपको रख के देखना पड़ेगा शर्तों में, जैसे k बराबर 6, k बराबर माइनस 6। हम दूसरे और तीसरे अनुपात को लेकर और हल करके देख लेते हैं। पहले और तीसरे को भी आप ले सकते हो, दूसरे और तीसरे को लेते हैं, थोड़ा आसान जाएगा। तो हम लिखते हैं द्वितीय व तृतीय अनुपातों से। तो दूसरा अनुपात क्या है, 3 बटे k बराबर k माइनस 3 बटे k, k माइनस 3 बटे k। यहाँ k से k होगा कैंसिल, तो यहाँ आएगा 3 बराबर k माइनस 3। 3 का पक्षांतरण करेंगे तो 3 पहले से, ये पक्षांतरण करेंगे तो प्लस 3 बराबर k। तो 3 और 3 हो जाएगा 6 बराबर k। यहाँ हम इसको पलट के लिख सकते हैं, या k बराबर 6 आ गया। अब देखो, हमने जब पहला और दूसरा अनुपात लिया तो k के 2 मान आए, k बराबर 6 और k बराबर माइनस 6, और दूसरा और तीसरा अनुपात लिया तो k बराबर 6 आया। मतलब इन 2 अनुपातों में पहले और दूसरे में भी 6 आया और दूसरे तीसरे में भी 6 आया। आप एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा कन्फर्मेशन के लिए आप पहला और तीसरा अनुपात भी लेके देख सकते हैं। तो पहला और तीसरा अनुपात आप लेंगे तो भी आप देखेंगे कि k बराबर 6 आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि तीनों में आपका k बराबर 6 आ रहा है।
मतलब हमारे आंसर के लिए k बराबर 6 एकदम सही बैठ रहा है, क्योंकि k बराबर 6 तीनों में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो k बराबर 6 है, -6 को हम नहीं लेते, k बराबर 6 इसमें भी आया पहले और दूसरे अनुपात में, और दूसरे और तीसरे अनुपात में आया। तो k बराबर 6 इस मान को हम क्या करते हैं, ये जो हमने प्रतिबंध बनाया था, शर्त बनाई थी, इसमें रख के देखते हैं। अगर तीनों अनुपात आपस में बराबर आ गए, मतलब k बराबर 6, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हम चेक कर लेते हैं, रफ कार्य है, आप रफली चेक कर सकते हो। k बराबर 6 रखते हैं तो 6/12 बराबर 3/6 बराबर 6 - 3/6। k की जगह कितना रखा हमने, 6 रखा है। इसको आगे हल करते हैं तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ जाएगा 1/2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे भी आएगा 1/2 बराबर, ये होगा 3/6, मतलब 1/2। तो तीनों अनुपात आपस में बराबर आ रहे हैं, और तीनों अनुपात आपस में बराबर आने का मतलब है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हम क्या कहेंगे कि जो k बराबर 6 है, ये मान हमारा इस प्रतिबंध को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसीलिए जो k बराबर 6 है, बोला था कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो k बराबर 6 के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम लिखेंगे, चूंकि k का मान या k बराबर 6 प्रतिबंध मतलब शर्त, प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, इसीलिए k बराबर 6 के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपके उदाहरण 14, 15 और 16 इस वीडियो में हो गए कंप्लीट। अब हम अगले वीडियोज़ में प्रश्नावली 3.6 को स्टार्ट करेंगे। उसका कुछ बेसिक होगा तो उसको पढ़ेंगे, और नहीं तो फिर हम डायरेक्टली प्रश्नावली 3.6 को स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।